लेकिन इतना तो तय है कि एप्स्टीन फाइल्स को लेकर आज कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जो बड़े खुलासे किए हैं, उसके बाद बीजेपी के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पवन खेड़ा ने आज जेफरी एप्स्टीन, हरदीप पुरी, अनिल अंबानी, दीपक चोपड़ा, एहुद बराक जो हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री इजराइल के, इन सब के बीच हुई बातचीत के कुछ साक्ष्य यानी प्रूफ पेश कर दिए और ये साबित कर दिया कि कैसे इन सब ने मिलकर नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर नचाया था। हमारे चैनल पर पवन खेड़ा की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन अभी उसका एक छोटा सा नमूना, छोटा सा हिस्सा आपके सामने रखता हूं जिसे सुनना जरूरी है। सुन लीजिए, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ है इस पिटारे में। एप्स्टीन फाइल्स पे बड़ा खुलासा के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इजराइल की 9 साल बाद यात्रा है, उस यात्रा के मायने, और साथ में AI समिट में जो यूथ कांग्रेस के नेताओं का प्रदर्शन हुआ उसके बाद क्यों घबराई हुई है ये मोदी सरकार, और सबसे बड़ी बात कि कॉम्प्रोमाइज्ड आखिर कौन है, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या PM इज कॉम्प्रोमाइज्ड, जो बात चल रही है, जो स्लोगन चल रहा है, उससे घबरा गए हैं नरेंद्र मोदी, घबरा गई है उनकी सरकार, इन सब पे। लेकिन पहले पवन खेड़ा को सुनिए। मोदी जी जब कुर्सी पर बैठते ही एक क्रोनोलॉजी शुरू हो गई, अमेरिका में शुरू हुई। उसके भी पात्र यहां कुछ दिख रहे हैं सामने आपको स्क्रीन पर। भारत की जो विदेश नीति रही है, हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर हम 2 राष्ट्रों के सिद्धांत पर हमेशा चले हैं, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। और मानवीय आधार पर यह हो, इसका हम हमेशा समर्थक रहे हैं। लेकिन अमेरिका की, इजराइल की एक लॉबी ने हमारी दशकों पुरानी विदेश नीति की दिशा बदल दी, उसकी दशा बदल दी। वीव हैड अ वेरी एस्टैब्लिश्ड फॉरेन पॉलिसी विद रिगार्ड टू इजराइल एंड पैलेस्टाइन, बट ever since Mr. Narendra Modi became the Prime Minister, a particular lobby of Israel and America got active and changed the direction of our foreign policy very decisively. अब जो फाइल्स हैं एप्स्टीन साहब की, एप्स्टीन को साहब बोलना जरूरी है इस देश में, नाराज हो जाएंगे मोदी जी, इसलिए मैं एप्स्टीन साहब बोलूंगा, आपको बुरा लगे तो माफी। तो एप्स्टीन साहब की जो फाइल्स हैं, उन फाइल्स ने पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी समझा दी, पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी आपको यहां समझ में आएगी। और इसमें अकेले पूरी नहीं है, इसमें अनिल अंबानी भी हैं। आज एक और कैरेक्टर, एक और पात्र का इसमें आज एंट्री होती है। अब जेफरी एप्स्टीन मेरे लिए, आपके लिए, किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए एक नामी यौन अपराधी है, एक बलात्कारी है, एक पापी है। लेकिन हमारी मोदी सरकार के लिए, हमारी मोदी सरकार की विदेश नीति के लिए, मोदी सरकार की रक्षा नीति के लिए एप्स्टीन एक नायक है, हमारे लिए खलनायक है, मोदी सरकार के लिए वो नायक है। आप कहेंगे कि भाई वो तो मर चुका है, आप उसको है क्यों बोल रहे हैं, था क्यों नहीं बोल रहे? You may get this doubt that Epstein is dead. Why am I talking about him in present tense? देखिए साहब, एप्स्टीन भले मर गया, एप्स्टीन हमारी सरकार के फैसलों में, हमारी सरकार की नीतियों में जिंदा है। एप्स्टीन एक विचार है, एप्स्टीन मरा नहीं करते, विचार कभी मरते नहीं है। एप्स्टीन नरेंद्र मोदी की विचारधारा है, और मैं दावे के साथ ही कह रहा हूं। तो सुन रहे थे आप यहां पे, एप्स्टीन नरेंद्र मोदी की सरकार में एक विचारधारा है। तो पवन खेड़ा ने ऐसे कई और खुलासे किए और साथ ही यह भी कहा कि अभी और ऐसे ही ढेर सारे खुलासे होने बाकी हैं।
हालांकि आज की करीब 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही बीजेपी की हालत पतली नजर आने लगी। पत्रकारों ने सवाल पूछने भी चाहे तो उन्हें समझ नहीं आया कि किस तरह पवन खेड़ा की कही बातों को ट्विस्ट करें या काउंटर करें या ऐसे सवाल करें जिनसे कांग्रेस फंसे और बीजेपी का बचाव हो, क्योंकि जो सच होता है उसे काटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी होता है। आज यही बात नजर आई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारों के सवालों से। बहरहाल नरेंद्र मोदी जब इजराइल दौरे से लौटेंगे तो कैसे इस डैमेज कंट्रोल को संभालेंगे ये देखना होगा। अभी तो उनकी ब्रिगेड गांधी परिवार को कॉम्प्रोमाइज्ड बता रही है, मगर इससे भी कांग्रेसियों का हौसला पस्त नहीं हो रहा है। उदय भानु चिब आप जानते हैं आईवाईसी के यानी इंडियन यूथ कांग्रेस के चीफ हैं, अध्यक्ष हैं। उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के विरोध में आज भी कई जगह प्रदर्शन, पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, यूथ कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया और इस दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिस पर बीजेपी हैरान हो सकती है। दरअसल दिल्ली पुलिस शिमला में 3 युवक कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आ रही थी, ले आने की तैयारी कर रही थी, लेकिन बॉर्डर पर ही हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस को न केवल रोका बल्कि इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए दिल्ली पुलिस के 20 जवानों को ही डिटेन कर लिया। यानी यह साफ दिख रहा है कि अब गलत बात को कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा और बीजेपी की राजनीति का खामियाजा पुलिस को भी भुगतना पड़ रहा है। इधर मोदी के दौरे पर प्रियंका गांधी ने आज एक ट्वीट कर गजा नरसंहार का मुद्दा उठाया है। जी हां, गजा नरसंहार का मुद्दा। प्रियंका गांधी ने आज सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल यात्रा के दौरान इजरायली संसद को संबोधित करते समय गजा में हजारों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के नरसंहार का जिक्र करेंगे और उनके लिए इंसाफ की मांग करेंगे। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा सही के साथ खड़ा रहा है और दुनिया को सत्य, शांति और न्याय का संदेश देता रहना चाहिए। प्रियंका गांधी के इस हमले का भी असर दिखा और गौरव भाटिया ने उन पर व्यक्तिगत प्रहार करते हुए उन्हें फीमेल गजनी कहा कि प्रियंका इजराइल पर हुए हमले को भूल रही हैं। फिलहाल बीजेपी की राजनीति का सच अब देश के सामने आ रहा है और यही कारण है, यही वजह है कि लोग अब बीजेपी से घबराने की जगह उस पर सवाल करने लगे हैं। अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के जिम ट्रेनर दीपक कुमार जो मोहम्मद दीपक बन गए थे, जिन्होंने कहा था कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, उसके बाद क्या कुछ हुआ आप जानते हैं। तो दीपक कुमार ने भी यही सवाल बजरंग दल के लोगों के सामने तब उठाए थे जब वो एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान पर उपद्रव करने पहुंचे थे और उन्होंने अपना नाम तक बदल लिया था। हाल ही में दीपक ने राहुल गांधी से मुलाकात की, कल ही मुलाकात की, जिसका वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा है आपके सामने रखता हूं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि करोड़ों भारतीयों के दिलों में सद्भाव और मोहब्बत की विचारधारा है, मगर मन में भय भी है। दीपक ने उन सभी को अपने साहस से राह दिखाई है। जो लोग नफरत फैलाकर समाज को डराने की कोशिश करते हैं वो दरअसल कायर होते हैं, उनसे कभी भी डरो मत। दीपक ने हमारे तिरंगे और संविधान की रक्षा की है, नफरत के सामने डटकर खड़ा हुआ, कमजोर की हिफाजत की, इससे बड़ी देशभक्ति नहीं होती। जी हां, वीडियो भी शेयर किया है, मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को भी दिखा दिया जाए, थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये आइए जरा वीडियो देख लेते हैं राहुल गांधी की दीपक से मुलाकात और इस मुलाकात में क्या कुछ हो रही है, क्या हो रही है बात सुन लीजिए जरा, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। क्या हुआ एग्जैक्टली? 26 जनवरी का दिन तभी है, 26 जनवरी बना रहे थे फ्रेंड्स लोग सब मिलकर आपस में। हमारे फ्रेंड की शॉप है तो उसकी शॉप में जाकर बैठते हैं, हम हमेशा ही बैठते हैं टाइम पास करने के लिए। उस दिन भी गए उसकी शॉप में बैठे हम, तो बगल वाली जो बाबा जी की शॉप थी उसकी शॉप में आते हैं कुछ लड़के, 7-8 लड़के होते हैं, यही दल के जो होते हैं, वो बाबा जी के साथ बदतमीजी वगैरह करते हैं, दुकान का नाम बदलने के लिए कहते हैं। तो उस पर बहसबाजी होती है तो मैं बोलता हूँ कि भाई नाम क्यों चेंज करना है। और मैंने कहा आप होते कौन नाम चेंज करने वाले, या आपके पास कोई कागज़ है या गवर्नमेंट के कोई कागज़ है जो आपको भेजा है नाम चेंज करने के लिए। उसके बाद जो है वो बदतमीजी करते हैं बाबा के साथ, और बाबा जी को 2 अटैक भी पड़े हैं पहले, उसके बाद उनको पैरालाइज भी पड़ा हुआ है, तो बॉडी कांप रही थी उनकी बहुत ज़्यादा। अब हमको देखा नहीं गया, बहुत देर से हल्ला हो रहा था, 15 मिनट पहले हल्ला हो रहा था, दुकान में बैठे थे वहाँ पे, कोई लोग वहाँ पर जा नहीं था, फिर हम लोग दोनों वहाँ पर पहुँच गए तब उनको, तो वो दीपक से भी नाम पूछने लग गए थे। मेरा नाम पूछने लगे वो। मेरा बताने का मतलब सिर्फ ये था मोहम्मद दीपक कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मतलब हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ, ये चीज़ें बाद में, पहले इंसान हूँ। तो मेरे को उनको बताने का मतलब मेरा ये था, मगर वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे थे वहाँ पर। फिर उन्होंने वीडियो भी वायरल उन्होंने करी वो। और वीडियो में क्या था?
एक मेरी फोटो थी, एक इसकी थी, दीपक का नाम, उन्होंने मोहम्मद दीपक, वो कुछ और प्रेजेंट करना चाह रहे थे वीडियो में भी, और उसने वीडियो डाली थी, वो भी भाजपा का ही था, तो पुलिस ने उससे वीडियो डिलीट करवा दी है, पर वो आधे घंटे में बहुत तेजी से वायरल हो जाता है। फिर 28 तारीख को मेरे को दीपक को वहाँ पे जो चौकी प्रभारी थे पुलिस वाले, वो हमको बुलाते हैं, वो हमको उल्टा डांटते हैं, आपने कल कानून हाथ में लिया हुआ। मैंने कहा आपने कैसे कानून? हाँ, मैंने उनको यही बात बोली, भैया हमने तो देख तो वहाँ संविधान दिवस भी मनाया जा रहा, तो हमने उसकी भी रक्षा करी, और जो हमारी इंसानियत थी, मानवता के नाते जो आपका काम था वो हमने किया। 30 तारीख को उन्होंने एक पोस्ट डाली देहरादून के लड़कों ने कि हम जाएंगे, दीपक को हम समझाएंगे अपने तरीके से। फिर क्या हुआ? उस दिन आए वो, फिर 31 तारीख को वो 150 करीबन लड़के थे, वो पुलिस ना तो उनको कोई रोकने में हो रही, बहुत उन्होंने बवाल करा वहाँ पर, बहुत ज़्यादा, मतलब गाली गलौज करी उन्होंने। उस टाइम मैं जिम में था, अकेला ही था मैं, तो मम्मी खड़ी थी मेरी नीचे, मम्मी को गाली दे रहे हैं। मम्मी को क्यों गाली दे रहे थे? वही मेरे को दे रहे थे ना गाली, तो इनको नहीं पता, उनको नहीं पता मेरी मम्मी ये नीचे खड़ी हुई, तो बस मैं थोड़ा सा उस टाइम पर इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गया था मम्मी को देखकर, तो वो मेरे से रहा नहीं गया, तब मैं मम्मी को देखकर थोड़ा सा मैं हो गया, तो मैं नीचे खुद गया उनका, मैंने कहा कोई बात नहीं, देखी जाएगी, मैंने कहा 1500 भी होंगे, मैंने कहा मैं जाऊँगा, तो गया मैं उनके सामना करने गया मैंने। उसके बाद फिर पुलिस ने मेरे को उठा के पुलिस ने मेरे को थाने में, उनको कुछ नहीं बोला। तो आपकी क्या गलती थी इसमें? आपको क्यों बंद कर दिया? वही तो कि मतलब वो उनका शायद ये था कि माहौल ख़राब ना हो कहीं, अगर माहौल, तो मैंने फिर ये बोला कि माहौल अगर ख़राब कर रहे तो मैंने कहा ये लोग कर रहे हैं बाहर से आकर, मैंने कहा हम तो यहीं के रहने वाले हैं, मैंने आप मेरे को बिठा रहे हो। उसके बाद भी वो करीबन 4 से 5 घंटा कंटिन्यू वहाँ गाली गलौज करते रहे। ये जो लड़के थे ये करते क्या है एक्चुअली? उत्तराखंड में बजरंग दल अलग अलग जगह जाके जो भी मुस्लिम वेंडर्स डिस्टर्ब करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और उस दिन भी जब कोटद्वार में वो लोग पहुंचे तो उन्होंने इसका नाम इसलिए पूछा कि उन्हें लगा कि ये मुस्लिम होगा, तो उन्होंने जब वो सारे ये हिंदू कैसे कर रहा है, ये इंटरफेयर कर रहा था समय इसने, क्योंकि ये भाग गया तो इसने रिएक्ट करा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई, बताओ क्या करोगे। बस तो वो उसकी वजह से वो लोगों का इतना डिफेम हुआ, वो लोग इतने बदनाम हुए, वो लोगों को इतना तगड़ा पुशबैक मिला कि इसने अकेले ने उनको भगा दिया कि उनकी ईगो हर्ट हो गई, और फिर मुख्यमंत्री और सारा फोर्स और सब लोग लग गए इसको टारगेट। मुख्यमंत्री ने क्या बोला इसमें? कुछ नहीं, उसने तो फिर बाद में मेरे खिलाफ ही बोला है, जो भी बोला उन्होंने। अब क्या हो रहा है जिम में? कुछ नहीं, जिम तो अभी खाली ही पड़ा है, अभी अब 150 प्लस बच्चे थे, अब तो 17-18 बच्चे। आप में स्ट्रेंथ कहाँ से आई? मम्मी में जो है ना बहुत ताकत है मेरी, जब कुछ नहीं थे, खैर कुछ तो, जब कुछ बिल्कुल भी नहीं थे मतलब, तो मम्मी ने तभी मेहनत करी है, अकेले अपने बलबूते पे पूरा घर परिवार संभाला है। मम्मी चाय का स्टॉल चलाती है, एक चाय देने के लिए 30। चलिए, तो यह वीडियो यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देश में किस ढंग से नफरत फैलाने की कोशिश होती है, लेकिन उसी देश में, इसी भारत देश में जहाँ हम आप हैं, यहीं कुछ और लोग भी हैं जो इस नफरत के खिलाफ मोहब्बत लेकर खड़े होते हैं, मोहब्बत का पैगाम लेकर खड़े होते हैं, और एक दूसरे के बीच भाईचारा बढ़ाने के लिए और कोई उस नफरत का शिकार ना हो जाए उसके लिए वो ढाल बनकर खड़े होते हैं। उसी में से एक हैं उत्तराखंड के ये दीपक कुमार, जो राहुल गांधी से मिल रहे हैं, और राहुल गांधी ने इस वीडियो को आज जारी किया है। 2 दिन पुराना ये वीडियो, लेकिन 2 दिन पुरानी ये मुलाकात, लेकिन वीडियो आज की, और आज का वीडियो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है इसे समझना। इन सब के बीच एक तरफ कांग्रेस पार्टी पर हमलावर आज बीजेपी हुई, जो शुरुआत में कह चुका हूं कॉम्प्रोमाइज्ड। जी हाँ, ये कॉम्प्रोमाइज्ड वर्ड जो है ये इतना ज़्यादा नागवार गुजरा है, और कहें तो नागवार इसलिए गुजरा है क्योंकि नरेंद्र मोदी को बार बार कहा जा रहा है, और ये बात पहली बार राहुल गांधी ने संसद के अंदर कही थी कि पीएम मोदी यानी नरेंद्र मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। किसके साथ, किसके सामने? तो वो अमेरिका के सामने डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए यूथ कांग्रेस के नेताओं ने टी शर्ट पर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोटो के साथ ये गए भारत मंडपम में, और वहां पर जो कुछ हुआ एआई समिट में वो आप लोगों ने देखा है, समझा है, जाना है। उस विजुअल्स को भी हम लगातार दिखाते रहे हैं अपने स्क्रीन पर, अभी भी दिखाएंगे। लेकिन इसके बाद आज पलटवार करने की कोशिश की बीजेपी ने। एक्चुअली हो ये रहा है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी अब पिच तैयार कर रही है और बीजेपी खेलने आ रही है। दूसरे के बनाए हुए पिच पे, अगर दूसरे की पिच है उस पर आप खेलने जाएंगे तो आपको पता नहीं होगा कि वो पिच कैसा खेलेगी, कैसे वहां पर रिएक्ट करेगी। और यही यहां हो रहा है, क्योंकि अभी तक बीजेपी पिच बनाती थी, कांग्रेस उसको फॉलो करने की कोशिश करती थी, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों में परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। और आज राहुल गांधी का पूरा यानी गांधी परिवार ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये एक साथ कई लोगों ने। और आज पहली बार जब से
बीजेपी के नए प्रेसिडेंट यानी नए अध्यक्ष साहब ने पदभार ग्रहण किया। कल ही हम लोग यहां कह रहे थे, इसी मंच पे कह रहे थे कि पता नहीं नितिन नवीन साहब कहां हैं। नितिन नवीन साहब आज प्रकट हुए और उन्होंने एक लिखे हुए वक्तव्य को मीडिया के सामने आके पढ़ा और उस वक्तव्य में यही था कि नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, विदेशों के साथ कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये बताने की कोशिश। उधर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इधर पीयूष गोयल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीयूष गोयल ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, बात वही है, क्योंकि सब एक साथ हमला करने की कोशिश करते हैं। उसी हमले में पीयूष गोयल जो कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। मैं जानता हूं आप लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन सुनना इसलिए जरूरी है। यह बात भी यहां मैं बताना चाहता हूं, चाहे नरेंद्र मोदी की बाइट हो, चाहे अमित शाह की बाइट हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की बाइट हो, सत्ता पक्ष के किसी की बाइट इसलिए यहां रखता हूं क्योंकि उस पक्ष को भी जानना जरूरी है, वो कर क्या रहा है वो पक्ष ये भी समझना जरूरी है। एक पक्ष ये नहीं होना चाहिए, दूसरा पक्ष भी सुनना चाहिए उसको भी कि वो कह क्या रहा है। जरा सुन लीजिए पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पलटवार तो कांग्रेस कर रही है और जबरदस्त कर रही है, तगड़ा वार जो हम लिख रहे हैं मोदी सरकार पर कांग्रेस का, इसको हम साबित भी करेंगे। लेकिन पहले आप सुनिए यहां पीयूष गोयल को। सिर्फ सोनिया जी और राहुल जी ने देश को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सुपर पीएम के तरह अपनी राजनीति चलाकर देश को सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, राजीव गांधी जी भी देश को कॉम्प्रोमाइज करने में कभी पीछे नहीं हटे। हम सब जानते हैं कि बोफोर्स के स्कैंडल में कैसे स्वीडिश अथॉरिटीज को राहुल गांधी जी के कहने पे विदेश मंत्री ने कोशिश की कि इन्वेस्टिगेशन को थाम दिया जाए। हम सब जानते हैं कैसे अपने मित्र ओटावियो कटराची को बचाने के लिए ईमानदार इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दी गई बोफोर्स में। पता नहीं कांग्रेस का और राजीव गांधी जी का बोफोर्स में क्या हाथ था, और यह हाथ ऐसा है उनका जो लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में पाया गया है। बोफोर्स का मामला, राहुल गांधी पाक साफ थे, लेकिन फिर भी यहां क्वात्रोची से लेकर तमाम नाम यहां रखने की कोशिश, इनके पास दरअसल कुछ है नहीं। क्या करें, चेहरा आप देख रहे थे, इसीलिए ये दिखाना चाहता हूं। चेहरे की हवाइयां गुल हैं, बत्ती गुल। मंत्री जी हैं पीयूष गोयल, बड़े मंत्री हैं, सुन लेंगे हमारे इस वक्तव्य को, नाराज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी यहां बताना जरूरी है। इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। जो चल रहा है उसे सुनना समझना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ जो आज हो रहा है, आप कल में जीने की कोशिश करते हैं, या तो कल को कुरेदने की कोशिश करते हैं जहां कहते हैं कि इतिहास बहुत खराब था, और आज की बात ना करके आप फिर अगले कल में जाते हैं, यानी 2047 में जाने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं कि 2047 कैसा रहेगा। आज की बात ही नहीं करते। आज आप भूखे हो, नंगे हो, बेरोजगार हो, इससे नंगा वर्ड इसलिए स्पेशली कह रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी अब यूज करते हैं, तो भूखे हो या नंगे हो या बेरोजगार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप जैसे हो वैसे रहो, कल हम आपका अच्छा करेंगे। और यही तो सुनते आ रहे हैं पिछले 12 साल से, यही तो 12 साल से आप सुनते आ रहे हैं। और सुनिए, जब तक है यह सरकार तब तक आप सुनेंगे, लेकिन यहां पर कुछ सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ, प्रूफ के साथ कांग्रेस पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की, पवन खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका एक नमूना और पेश करना चाहता हूं। उसको सुनिए, उसके बाद फिर सीधे हम चलेंगे अपने तमाम वरिष्ठ साथियों के बीच और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सुनिए यहां पवन खेड़ा को। 2017 में एक मिसाइल सिस्टम एग्रीमेंट हुई $2 बिलियन की, 2017 में अप्रैल में हो गई थी। ये सब इन्वेस्टमेंट्स थी ताकि रिश्ते अच्छे हो जाएं डोनाल्ड ट्रंप से, नेतन्याहू इजराइल से। 2017 नेवल LR सैम प्रोक्योरमेंट $770 मिलियन। लिस्ट बता रहा हूं क्या क्या हुआ इन मुलाकातों के बाद, इन बातों के बाद। 2017 में, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के फोन में भी आया था, कुछ लोगों के पेगासस भी हुआ था, हम सबके फोन में आया था, नॉक नॉक पेगासस हियर। यह भी 2017 में हुआ। पेगासस इंटेलिजेंस पैकेज, ये रिपोर्ट्स न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपी कि 2022 की एक इन्वेस्टिगेशन न्यूयॉर्क टाइम्स ने की, उसमें पेगासस स्पाईवेयर मिसाइल सिस्टम वर द सेंटर पीसेस of a broader $2 billion India-Israel defense package agreed during the same period. ये हो रहा था हरदीप पुरी साहब
अनिल अंबानी साहब, एहुद बाराक साहब और सबका मालिक एक एप्स्टीन साहब। यह हो रहा था 2018। अदानी एल्बिट एडवांस सिस्टम्स इंडिया, अदानी डिफेंस और एल्बिट सिस्टम्स ने एक जॉइंट वेंचर हैदराबाद में बनाया 2018 में, हर्मिस 900 ड्रोन्स बनाने के लिए। यह पहली इजराइल की ड्रोन बनाने की एक इंडस्ट्री लगी, फैक्ट्री लगी, फैसिलिटी लगी जो इजराइल के बाहर है। इजराइल से बाहर ड्रोन बनाने की पहली फैक्ट्री भारत में लगी, हैदराबाद में लगी, 2018 में लगी। मुलाकात कब हुई? 17 में हुई। ये सब बातें जो हो रही थी, ये सब 14 से 17 के बीच में हो रही थी। उसका नतीजा ये निकला। 2020 नेगेव लाइट मशीन गन कॉन्ट्रैक्ट। In March 2020, India signed a 880 crore contract with Israel Weapon Industries for Negev light machine guns. 2022 टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट। 2022 हाइफा पोर्ट एक्विजिशन। हाइफा पोर्ट अदानी पोर्ट्स ने जो अक्वायर किया, ये 2022 में हुआ। 2023 एक्सपेंशन ऑफ ड्रोन प्रोडक्शन। 2023 अथर्वा एडवांस सिस्टम इन्वेस्टमेंट्स। 2024 डिफेंस सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। 2025 एंटी सबमरीन वॉरफेयर कोलैबोरेशन। फरवरी 2026 ऑटोनॉमस गार्ड मार्केट एंट्री। मेरा और आपका पैसा यहां खर्च हुआ। खर्च करना कैसे होना है, कब करना है, किससे खरीदना है, ये सब किसने तय किया? एप्स्टीन ने तय किया। किसकी मदद ली? तो सुन लिया आपने, यहां एक एक प्रमाण के साथ, प्रूफ के साथ अपनी बात रखते हुए, डेट और साल बताते हुए यहां पवन खेड़ा जो बातें रख रहे हैं, नागवार गुजरेगी, बहुत परेशान करेंगी ये बातें, ये खुलासे। और इसलिए यहां परेशान है बीजेपी और उसके बीच, इन सब के बीच कॉम्प्रोमाइज्ड वर्ड। क्या उसी कॉम्प्रोमाइज्ड वर्ड के को झोली में दबाए हुए, कंधे पर लादे हुए नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचे हैं? यह भी बड़ा सवाल है और इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या मोदी सरकार पर इस बार कांग्रेस का ऐसा तगड़ा वार हुआ है जिससे उबरना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथी देखिए, इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। कैसे देखते हैं आप ये कॉम्प्रोमाइज्ड? यहीं से शुरुआत करें क्योंकि आज बीजेपी पलटवार कर रही है। इस पलटवार से बीजेपी को क्या फायदा होने वाला है? प्रेम कुमार जी। शुक्रिया राजीव जी। पहले तो ये समझा जाए कि जो राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम बोल रहे हैं, तो उसके जवाब में बीजेपी ने क्या ऐसा बोला कि वो स्ट्रेटजी नहीं चली तो अब एक नई स्ट्रेटजी लेकर आई। बीजेपी ने पहले तो राहुल गांधी ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम हैं, चूंकि जो ट्रेड डील है उसमें ऐसी शर्तों को माना है जो दुनिया में किसी भी सरकार ने नहीं माना। तो बीजेपी वालों का तर्क यह था कि नहीं भाई, ट्रेड डील रेसिप्रोकल टैरिफ केवल भारत पर थोड़े हुआ है, दुनिया में सारे देशों पर हुआ है, तो केवल हमारे ऊपर नहीं है, सब लोग कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, हम भी हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ही है, अमेरिका के तेवर बदले हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदला है। इस तरह से बचाव करने की कोशिश की। लेकिन जब बात उठी कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसने कहा कि तेल हम किस देश से खरीदेंगे ये अमेरिका तय करेगा, जिसने ये कहा कि हम $500 बिलियन का सौदा अमेरिका से लेंगे लेकिन अमेरिका हमसे कितना लेगा ये उसमें नहीं होगा, जिसमें ये कहा गया कि टैरिफ अमेरिका लगाएगा लेकिन भारत नहीं लगाएगा। ऐसा कौन सा देश है दुनिया में जिसने ऐसा ट्रेड डील किया हो? तो अब इन 3 बातों का जवाब तो है ही नहीं। और आज भी मैं खुल करके उन 3 बातों को स्ट्रेस देता हूं कि बीजेपी वाले सुन रहे हो, आरएसएस वाले सुन रहे हो, तो बताएं दुनिया में कोई एक ऐसा देश जिसने ये 3 बातें या इनमें 3 में से कोई एक भी माना हो। तो यहां क्यों माना? भारत को ऐसी क्या मजबूरी थी कि माना? इसके अलावा भारत की एक परंपरागत
नीति रही थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हम नहीं खोलेंगे। ये दुनिया में कई देशों की है और कई देशों की नहीं भी है, लेकिन भारत की है, तो उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया। इसके पीछे कौन सी मजबूरी रही? तो इसका जवाब बीजेपी वाले दे नहीं पा रहे हैं। तो अब वो उस पैटर्न पर लौटे हैं जिस पे आमतौर पर कई बार वो सफल रहे हैं। जब राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, तो इन्होंने कहा था मैं भी चौकीदार, तो उस समय चुनाव जीत गए, तो लगा के उनका सफल है। उसी तर्ज पर ये आए हैं कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, तो ये कह रहे हैं गांधी फैमिली इज कॉम्प्रोमाइज्ड, कांग्रेस इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ये उसी तरीके से एक आक्रामक नारा दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है क्यों हुआ है। लेकिन जिस तरीके से उस कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन को जिसको ढका जा रहा है, वो कारण जिस वजह से ये सरकार, मोदी सरकार कॉम्प्रोमाइज हुई है, उसको बारीकी से बताने का काम कांग्रेस कर रही है। जैसा कि पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पहले भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के एक एक बात बताई, एप्स्टीन फाइल्स के शब्दों को, उनके ईमेल्स के हस्तांतरण को, उसका जो मतलब निकलता है उसको समझाया और बताया कि हरदीप पुरी क्या कर रहे थे, किसके लिए काम कर रहे थे, वो किसका मीडिएशन कर रहे थे, ये अनिल अंबानी क्या कर रहे थे। और 2017 का समय आप समझिए, आप एक ऐसा उद्योगपति जिसको राफाल का सौदा दे दिया गया और जिसके बारे में राहुल गांधी ने प्रतिरोध किया था, तो वो 2017 के आसपास जो राहुल गांधी सच बोल रहे थे कि राफाल डील में भी गोलमाल है, वो बातें क्यों गोलमाल है नहीं बता पा रहे थे राहुल गांधी, तो जनता को शायद यकीन नहीं हो रहा था। आज भी अब एप्स्टीन फाइल्स आया है तो समझ में आया है कि कॉम्प्रोमाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि जनता ने बहुत उम्मीद के साथ में मोदी सरकार को चुना था और उसको तुरंत वो करप्ट है, देश के हितों के साथ समझौता कर लेगा, राफाल डील खरीदने में दलाली ले लेंगे, ये बात जनता थोड़ी पचा नहीं पा रही थी, क्योंकि लॉजिक नहीं सामने आ रहे थे। अब लॉजिक भी सामने है। ये तो एप्स्टीन की काली दुनिया में कदम रख चुके हुए लोग थे जिन्होंने कॉम्प्रोमाइजेस किए, जिन्होंने इजराइल के साथ अपनी पॉलिसी को बदला और गजा में होते हुए नरसंहार को पर चुप्पी साध ली, जिन्होंने जब जब जरूरत पड़ा कि वोट किया जाए उस समय या तो एब्स्टेन रहे या शामिल नहीं हुए, पूरी परंपरा ही बदल दी। और जो दो राष्ट्र की थ्योरी हम लोग कह रहे हैं, भाई गांधी जी के समय में बहुत चर्चित घटना है कि आइंस्टीन ने चिट्ठी लिखी थी महात्मा गांधी को कि आप इजराइल वाले मसले पर यहूदियों का साथ दीजिए और एक स्टेट के बारे में हमारा पक्ष रखिए। लेकिन गांधी जी ने साफ तौर पर कहा कि हम दो राष्ट्र का समर्थन करते हैं, दोनों राष्ट्र की मौजूदगी है, हम आपकी बात नहीं मान सकते। तब जबकि दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान रखते थे, और वही पॉलिसी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने तक चली, बीजेपी भी मानती रही। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने बीजेपी और आरएसएस की उस पॉलिसी को भी पलट कर रख दिया। तो आखिर कौन सा दबाव था, क्यों कॉम्प्रोमाइज हुए, ये सवाल भी आज उठ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस की नीतियां उन्होंने पलट दी है, इन्होंने बीजेपी की नीतियां पलटी है, इन्होंने देश की नीतियां पलटी हैं और जनता के हितों के साथ में खिलवाड़ किया है, किसानों के साथ में खिलवाड़ किया, उसके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है और हिंदुस्तान की जो की आर्थिक नीति है उसको कॉम्प्रोमाइज किया है। और इसलिए कि अंबानी को बचाना है, इसलिए कि हरदीप पुरी और दूसरे तमाम लोग जो एप्स्टीन की दुनिया में हैं, गौतम अडानी जिनके ऊपर केस है, जिनके बारे में राहुल गांधी कहते हैं गौतम अडानी एक नाम नहीं है, ये उनका फिनेंशियल आर्किटेक्चर है। फिनेंशियल आर्किटेक्चर का मतलब ये कि इसमें बहुत सारे लोग, स्वयं नरेंद्र मोदी भी इस आर्किटेक्चर का पार्ट हैं। भाई ऐसे ही पीएम केयर फंड मजाक थोड़े हैं। पीएम केयर फंड में आप सवाल नहीं कर सकते, संसद में भी सवाल नहीं कर सकते, ये भी आ गया, नियम आ गई कि संसद में भी सवाल नहीं कर सकते।
भाई जो सवाल पूछते हैं आरटीआई उससे भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? वो क्या है पीएम केयर फंड? पीएम केयर फंड अगर सरकारी नहीं है तो गैर सरकारी है, तो पीएम केयर क्यों है? और जब गैर सरकारी फंड में चाइना का पैसा आ रहा है तो तुमको जवाब तो देना चाहिए कि क्यों चाइना का पैसा आ रहा है। वो अपोजिशन से तो बहुत पूछते हो कि चाइना का पैसा आता है, बहुत पूछते हो राहुल गांधी फाउंडेशन में चाइना का पैसा आया था या विदेश का फंड आया था। वो तो उसकी तो ऑडिटिंग हुई, वो तो कागज पर है कि आया था। लेकिन तुम्हारे विवेकानंद फाउंडेशन में जो पैसा आया, जिससे पूरा अन्ना आंदोलन चला, पूरी दुनिया से पैसे आए, यूएसएड से पैसे आए, उसका जवाब क्यों नहीं देते हो? तो ये जो सिचुएशन है, अब पीएम केयर फंड का बचाव कर रहे हो, ये भी उसी एप्स्टीन कालिक दुनिया के लिए एक बनाया गया फंड है। ये इसकी भी जांच जरूरी है। जिस दिन पीएम केयर फंड की जांच होगी, ये पैसा कहां से आया, क्यों आया, कौन से फायदे दिए गए और किसका फायदा हुआ, देश में किसका फायदा हुआ, विदेश में किसका फायदा हुआ, सब कुछ खुल जाएगा। ये मैं कहता हूं, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज वर्ड पर इतना घमासान छिड़ा हुआ है। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल, घमासान क्यों छिड़ा हुआ है, और विदेश से लेकर देश तक। नरेंद्र मोदी तो अभी वहाँ हैं, विदेश चले गए, इजराइल चले गए। आना चाहता हूँ प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं, एक तरफ कॉम्प्रोमाइज्ड का ठप्पा लग चुका है, उससे उबरने के लिए दूसरे के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज्ड की बात हो रही है, यानी दोनों तरफ कौन कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है। कॉम्प्रोमाइज्ड आज की तारीख, आज जो है उसमें नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर यह ठप्पा कांग्रेस लगा रही है। बीजेपी के लोग उनके ऊपर ठप्पा लगा रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, चाहे नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव जी हों, इनके ऊपर नहीं। तो ये नहीं है इस दुनिया में, इनके ऊपर। तो यहाँ पर जो कहानी चल रही है, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है बीजेपी के? आज नितिन नवीन साहब भी बाहर आ गए, कल आप भी कह रहे थे दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद उन्होंने सुन लिया आपको। तो इसलिए ज़रा बताइए कि आखिर ये कहानी कैसे आगे बढ़ रही है, और बीजेपी जो कर रही है क्या वो सही कर रही है? क्या यहाँ से कांग्रेस बैकफुट पे चली जाएगी? क्या कांग्रेस को बिल्कुल ढकेल देगी? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार कहा है कि कांग्रेस तो बिल्कुल पूरे ही नंगी है, कह रहे थे ना, तो इसलिए इन सब से कितना फायदा मिल रहा है नरेंद्र मोदी को? देखिए, क्या पहले तो जो बीजेपी के आरोप हैं उस पर जरा कुछ बात कर रहे हैं। यूपीए की सरकार 10 साल थी और उस 10 साल में कुछ घोटाले हुए, जिसकी जांच यूपीए के समय ही हो गई थी, और मोदी सरकार के आते आते वो जांच पूरी हुई और उसमें जो आरोपी थे वो बरी हो गए। तो 10 साल अगर यूपीए की सरकार थी, उसमें बहुत सारे डिफेंस डील हुई होंगी, बहुत सारे और काम हुए होंगे, पॉलिसी इश्यूज हुए होंगे। तो मोदी सरकार को भी 10 साल से ऊपर हो गया। कितने घोटालों की जांच कराई इन्होंने, आप बताइए जी। जो यूपीए के समय के घोटालों के आरोप थे, उसकी जांच यूपीए के समय ही शुरू हो गई थी, मुकदमे हो गए थे। वो मुकदमे बंद हुए, बरी हुए मोदी सरकार के आने के बाद। तो करप्शन को लेकर इनका कमिटमेंट क्या हो तो दिखाई देता है। अब नेशनल हेराल्ड की बात नहीं करते, बोफोर्स की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, कर रहे जांच, बता दें देश को। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत गंभीर है राजीव जी, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे हमारे देश की संप्रभुता के साथ, हमारे देश की विदेश नीति के साथ, और बीजेपी को लंबे समय तक, नरेंद्र मोदी के बाद लंबे समय तक शर्मसार होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, इतिहास में जवाब देना पड़ेगा। वो है इजराइल जाने का फैसला। आपको मालूम है राजीव जी कि नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का गिरफ्तारी का वारंट है जी। वो किसी भी मेंबर देश में, यूरोप में कहीं जा नहीं सकते हैं, जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। अभी उनका हवाई जहाज केवल कनाडा के एयर स्पेस चला गया था, हंगामा मच गया पूरी दुनिया में कि कैसे चला गया कनाडा के ऊपर से। तो एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का जो अभियुक्त है, जो घोषित क्रिमिनल है, जिसके ऊपर
गिरफ्तारी का वारंट है, वो केवल अमेरिका जा सकता है, वहां पे नरेंद्र मोदी गए हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, आज पवन खेड़ा ने भी इस बात की चर्चा की कि 2017 की जो मोदी की यात्रा हुई थी वो भी एप्स्टीन फाइल्स में उसका जिक्र आता है। उसके परिणाम हम देख चुके हैं, चाहे वो पेगासस हो चाहे और तमाम बातें हों। और क्या ये जो अभी यात्रा हो रही है, बहुत साफ संकेत हैं कि ये यात्रा ट्रंप की तरफ से दबाव में हो रही है। और जो अंदर खाने चर्चा है, वो चर्चा इसी बात की है कि नेतन्याहू के पास मोदी जी ट्रंप को साधने के लिए गए हैं। हम लोग यहाँ चर्चा कर चुके हैं, हमारे 5 कंसुलेट हैं, 1 एम्बेसी है, हरदीप पुरी अमेरिका में रह चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस में, एस जयशंकर अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके हैं, 2 मिलियंस डॉलर खर्च करके 2 लॉबिंग एजेंसी हैं। उसके बाद भी वो ट्रंप को रोक नहीं पा रहे हैं। वो जीरो टैरिफ का ट्रेड डील साइन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद वो डील अभी बची हुई है, बाकी और देशों ने नहीं साइन किया। ये जो पीयूष गोयल का जिनका आप अभी दिखा रहे थे, वो पीयूष गोयल अपने डिपार्टमेंट की बात करें ना, क्यों रुक गए? वो जो सूटकेस बांध के बैठे हुए थे 2 अधिकारी हमारे, उनको रोक दिया ना आपने। तो सुप्रीम कोर्ट वहां का कुछ करने जा रहा था, आपको हवा क्यों नहीं थी? इतना सब आपने करोड़ों रुपया अमेरिका में खर्च किया हुआ है। तो मोदी जी की यात्रा केवल और केवल ट्रंप को साधने में है। नेतन्याहू के जरिए वो एक मैसेज दिलवाना चाहते हैं कि ट्रंप हमारे बारे में बोलना बंद कर दे। अब ट्रंप लगातार बोलते हैं, वो हवाई जहाज कितने गिरे उसकी गिनती बढ़ाते हैं। हर बार वो बोलते हैं सीजफायर हमने करवाया था। हर बार जब भी वो उनके सामने कैमरा आता है, वो ये भी बोलते हैं कि ये मैं पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूँ लेकिन करूंगा नहीं। अब असली जो मसला है ऑफ द रिकॉर्ड सामने देखिए, एजेंडा कोई ना कोई रख जाता है कि मीडिया कंजम्पशन के लिए। असली एजेंडा मोदी जी की यात्रा का क्या है इजराइल में? असली एजेंडा है, आपको याद होगा कि भारत में क्वाड की मीटिंग होनी थी। जो बाइडेन तब राष्ट्रपति थे, जो बाइडेन ने भारत आने से मना कर दिया। वो भारत में होने वाली मीटिंग शिफ्ट हो गई अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए थे। अब वो मीटिंग था कि भारत में जो मीटिंग होनी थी वो होगी। अब तो इस साल वो मीटिंग होनी है, भारत में होनी है। और वो ट्रंप को इनवाइट, ट्रंप वहां यहां इस मीटिंग में आ जाए, उसके लिए वो नेतन्याहू के पास गए हैं। और ट्रंप का कोई भरोसा नहीं कि वो आज क्या कहते हैं तो कल क्या कहते हैं। उनका व्यक्तित्व भी हम सब जानते हैं। आप उनसे आज कोई डील कर लेंगे कि नहीं बोलेंगे, वो कल भारत आएंगे बोल देंगे जी। लेकिन असली जो मसला है वो क्वाड की मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना और ट्रंप बोलना बंद करे हमारे बारे में, और ट्रंप जो है हमारा जो है वो परसेप्शन खराब ना करे, क्वाड की मीटिंग में आ जाए, हमारी थोड़ी वाहवाही कर दे। इसके जरिए वो ट्रंप को साधने के लिए ट्रंप के सबसे करीबी जो पार्टनर दुनिया में इस वक्त है नेतन्याहू, उनके पास गए। असली मसला ये है, भारत की एक घोषित पॉलिसी है फिलिस्तीन को लेकर, और उस घोषित पॉलिसी से आप अलग जा रहे हैं, बल्कि अपनी ब्यूरोक्रेसी से अलग जा रहे हैं। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है, एक लेगेसी होती है, और उस लेगेसी के तहत ही इसी मोदी सरकार में 2015 की बात है राजीव जी, फिलिस्तीन का झंडा अगर यूनाइटेड नेशंस में है तो भारत के प्रस्ताव की वजह से है। वो प्रस्ताव 2015 में आया जब मोदी जी आ चुके थे, तो मोदी जी प्रस्ताव को नहीं लेकर आए थे। ये हमारी ब्यूरोक्रेसी की, डिप्लोमेट्स की एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, एक भारत की स्टेटेड पॉलिसी है। उस रास्ते भारत चल रहा था। अब लगता है कि नरेंद्र मोदी ने सबको किनारे कर दिया। वो अकेले हैं और एक कोठरी है, वो कोठरी 3-4 लोगों की है, और उस कोठरी में
और किसी भी तरीके से बस ट्रंप जो है वो हमारे बारे में बोलना बंद कर दे, क्योंकि ट्रंप के लिए उन्होंने कुर्बानियां बहुत दी हैं। आज आप देखिए कि भारत की स्थिति, अब भारत दावा नहीं कर सकता कि हम यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। अब यूरोप भी नहीं कहता, कोई भी देश नहीं कहता। कैसे रुकवाएंगे? जब आपने उनसे तेल खरीदना बंद कर दिया तो रूस आपकी बात तो सुनेगा। तो भारत की इंटरनेशनल पोजीशन जो है वो कमजोर हुई है ट्रंप की गोदी में बैठने की वजह से। और ट्रंप जो है वो आराम से गोदी में भी नहीं बैठने दे रहा है, ये भी बात है। तो बड़ा बुरे फंसे हुए और एक बहुत दबाव में ये इजराइल का दौरा हुआ है। और एक बात और, आखिरी बात, इजराइल में मोदी जी को वहां की पार्लियामेंट को संबोधित करना है। वहां का विपक्ष बायकॉट की बात कर रहा है पार्लियामेंट सेशन के। जी राजीव जी जी जी, विपक्ष बायकॉट कर रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लगातार कर रहा है, कह रहा है कि नहीं आएंगे हम। सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहता हूं। अंदर खाने अमलेंदु जी, चल क्या रहा है? ये कॉम्प्रोमाइज का खेल कुछ ज्यादा हो गया क्या? राजीव जी, लगता तो ऐसा ही है कि ज्यादा ही कंप्रोमाइज हो गए हैं हमारे पीएम साहब, और इसीलिए जो है वो कंप्रोमाइज को ठीक ठाक करने के लिए जो है कंप्रेशर लगाए जा रहे हैं, पीयूष गोयल टाइप के और नितिन नवीन टाइप के, कि ये कंप्रेशर जो है कुछ करके जो कंप्रोमाइज को थोड़ा कम करें। लेकिन इससे कम हो पाएगा ये अभी समझ में आ नहीं रहा है राजीव जी। क्योंकि जैसा कि पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि भाई अभी तो कुछ ही चीजें आई हैं निकल कर, और जो निकल कर आई हैं उसी में काफी कुछ मामला है। और कल राहुल गांधी ने भी कहा था कि अभी तो जो है वो केवल एक तरीके से कहा जाए कि वो दिखाया गया है कि ट्रेलर जो फिल्मों का होता था, तो एपस्टीन फाइल्स का भी तो ट्रेलर आया है, असली पिक्चर आना तो अभी बाकी। तो अगर राजीव जी ट्रेलर में ही इतना ज्यादा कुछ दिखाई पड़ रहा है, तो असली पिक्चर कितनी खतरनाक हो सकती है ये शायद समझ में आ रहा है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही जो है काफी ज्यादा परेशान दिखाई पड़ते हैं, और इसीलिए अब ये दूसरे तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। और अब डैमेज कंट्रोल के लिए जो है ये निकाला गया तरीका कि अब हमले जो है दूसरी तरफ शुरू कर दो। तो राजीव जी, वो कहावत है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। लेकिन राजीव, जब तो शीशे के घरों में रहने वाले जो है पत्थर ज्यादा फेंकने लगे हैं, समस्या ये होती जा रही है। तो भाई, शीशे के घरों में रहते हो तो ठीक है, आपके शीशे के घर मजबूत शीशे के होंगे, लेकिन पत्थर मत फेंको, क्योंकि दूसरी तरफ से अगर पत्थरों की बौछार होगी तो आपका शीशे का महल चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन ये बात राजीव जी अभी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन राजीव जी, हम लोग लगातार जिस बात की चर्चा करते रहे हैं कि आखिर मोदी जी का डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो लोग सामने आ रहे हैं उनका अस्तित्व क्या है। नितिन नवीन के बारे में कल ही प्रशांत जी ने सवाल उठाया था कि नितिन नवीन दिखा, तो नितिन नवीन आज आना पड़ा सामने, वरना अब तक तो नहीं पड़ रहा था। कोई भारतीय जनता अध्यक्ष भी है, हालांकि आज नितिन नवीन साहब ने जो है वो लिखा हुआ पढ़ा है, जो भी कुछ पढ़ के सुनाया है। मायावती जी भी लिखा हुआ पढ़कर सुनाती है। लिखने वाला कौन है, कहाँ से है? मोदी जी के लिए जो भाषण लिखता है, क्या वही नितिन नवीन के लिए लिख रहा है? पता नहीं राजीव जी, हमें। नितिन नवीन जी हालांकि काफी विद्वान व्यक्ति हैं, मोदी जी से बताए जाते हैं, अब पता नहीं है कि नहीं है। लेकिन बहरहाल जो भी है, जो हमलों की बौछार की गई राजीव की, उन हमलों से किस आप बता रहे हैं कि साहब सब सुबह राजीव जी पीयूष गोयल ने जारी किए थे 4, और हम लोग उस समय थे, तो हमने कहा उसमें उसी समय कि भाई ये तो अधूरा है। इन्होंने तो राहुल गांधी उसमें लिखा ही नहीं कि राहुल गांधी कंप्रोमाइज। इसमें तो उन्होंने जो है पंडित नेहरू कंप्रोमाइज, इंदिरा गांधी कंप्रोमाइज और राजीव गांधी कंप्रोमाइज सब कुछ लिख दिया, लेकिन राहुल गांधी का इसमें जिक्र नहीं है। मालूम पड़ा कि थोड़ी देर बाद पीयूष गोयल साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उसमें राहुल गांधी की कंप्रोमाइज बता दिए गए। तो ये राजीव जी भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी ये रणनीति अब दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक मजे की बात राजीव जी ये है कि अब शहजाद पूनावाला और पीयूष गोयल जो है दोनों एक टक्कर के नेता भारतीय जनता पार्टी में हो गए हैं। क्योंकि शहजाद पूनावाला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उनका भी जो है भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल जो है बड़ा बढ़िया पोस्टर बनाकर लगा रहा है, और पीयूष गोयल की भी लगा रहा है। तो आप समझ सकते हैं राजीव जी की मोदी जी के संकट मोचक जो हैं कौन कौन लोग हैं। वो शहजाद पूनावाला हैं, वो पीयूष गोयल हैं, किरण रिजिजू हैं, ये लोग अब संकट मोचक हैं। यानी अमित शाह जी भी राजीव जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कभी कहीं दिखाई दे जाते हो, लेकिन अमित शाह जी भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ये राजीव जी बहुत सारे सवाल हैं। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री राजीव जी आज इजराइल गए हैं,
वो इजराइल जाने का मसला प्रधानमंत्री का जो है, मुझे लगता है राजीव जी सारी दुनिया में काफी ज्यादा बहस को छेड़ेगा। आप इजराइल जा किस समय रहे? आप इजराइल उस समय जा रहे हैं जब इजराइल मतलब अमेरिका और ईरान के रिश्ते बहुत ज्यादा तल्ख हैं। अमेरिका ने अपना अरमडा और जो क्या अब्राहम लिंकन जो है वो युद्धपोत वहां भेजे हुए हैं, और हॉर्मुज़ जो है उसको ईरान जो है बीच बीच में बंद कर रहा है, यानी वो कभी भी वहां का पानी सुखा सकता है। तो इस तरीके की जब वहां स्थितियां हैं, और ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर हम पे हमला हुआ तो हमारे निशाने पर अमेरिका के जो यहाँ सैनिक अड्डे हैं वो और इजराइल सीधे हमारे निशाने पर होंगे। राजीव जी लड़ाई सीधी सीधी है, तो आप क्या उसमें पक्ष बनने के लिए गए हैं? क्या आप ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे? ये सवाल राजीव जी है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अगर गए हैं इजराइल, तो भारत की विदेश नीति नरेंद्र मोदी की विदेश नीति नहीं है। भारत की विदेश नीति भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति नहीं है। भारत की विदेश नीति भारत की विदेश नीति है। और अगर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं भारत की विदेश नीति के साथ कोई समझौता करके, तो क्या आपने यहाँ कोई सर्वदलीय बैठक की? क्या आपने यहाँ संसद के अंदर कुछ किया? आखिर ये शिफ्ट जो है भारत की विदेश नीति का, ये नरेंद्र मोदी अकेले कैसे तय कर सकते हैं? भाई कल को आप जाकर जेलेंस्की के गले पड़ रहे थे, फिर आप पुतिन के गले पड़ने लगे, अब आप जाकर नेतन्याहू के गले पड़ रहे हैं, कल को आप जाकर खामेनी के गले भी पड़ सकते हैं। गए भी थे आप खामेनी से मिलने के लिए, यूएन से लौट कर खामेनी से मिलने के लिए गए भी थे, आपको याद होगा राजीव जी, प्रधानमंत्री हमारे। तो क्या आप अब इजराइल से लौट के खामेनी के गले भी पड़ने जाएंगे? तो राजीव जी किसी के गले पड़ने से कैसे विदेश नीति तय हो सकती है, ये मेरी समझ में तो कम से कम नहीं आ रहा। हो सकता है, मैं नहीं समझता हूँ। मोदी जी चूंकि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए हैं, उस विषय के पहले और अंतिम विद्यार्थी हैं, उसके बाद ना कोई इसमें विद्यार्थी पैदा हुआ ना उससे पहले कोई पैदा हुआ, तो वो ज्यादा जानते होंगे। लेकिन ये गले पड़ने से विदेश नीति कैसे तय हो जाती है राजीव जी, ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। आजकल कार में बैठ के भी हो रही है विदेश नीति तय। चलिए खैर, बहुत तस्वीरें आती हैं। थोड़ा सा प्रमोशन हुआ है गले पड़ने के बाद कार में बैठना। सुनील शुक्ला जी, आपसे ज़रा समझना चाहता हूं, बहुत दिनों से ये लगातार हम लोग देख रहे हैं, खासकर जब भारत मंडपम में जो AI समिट में जो कुछ हुआ उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। बिल्कुल खोज के अभी तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। यूथ कांग्रेस के नेताओं की 11 गिरफ्तारियां हुई हैं। कल कोर्ट ने, दिल्ली कोर्ट ने, पटियाला हाउस कोर्ट ने कल कहा है साफ साफ कि FIR आपको देना चाहिए। FIR अभी तक नहीं दी गई, दिल्ली पुलिस ने नहीं दी। खैर, इस पे तो बात हो ही रही है, लेकिन इन सब के बीच हमलावरी जो हमला करने की जो तैयारी थी नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो उसको आज हम लोग देख रहे थे मूर्त रूप में, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी बीजेपी और उसमें बता रही थी कि कैसे कॉम्प्रोमाइज्ड है कांग्रेस पार्टी और इनके पुराने नेता, देश के प्रधानमंत्री जो 3 उनका नाम भी ले रहे थे। ज़रा समझना चाहता हूं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी इजराइल गए हुए हैं, दूसरी तरफ यहां पर जो चल रहा है, तीसरा पवन खेड़ा का भी आपने देख लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स का अगला खुलासा किया है, कह रहे हैं अभी और भी होने हैं और अभी बहुत सारी फाइलें आनी हैं। क्या इन सब के बीच नरेंद्र मोदी की सरकार कंफर्टेबल है? नरेंद्र मोदी इश्यूज की बात मैं कर रहा हूँ, मैं ये सरकार गिराने इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपसे जरा समझना चाहता हूं, इशू के मामले में कहां आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की सरकार, उनकी पार्टी दिखाई देती है? अनम्यूट कीजिए, प्लीज अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद राजीव जी। सरकार तो कंफर्टेबल नहीं है। सरकार के सामने विपक्ष ने इतने मुद्दे खड़े कर दिए हैं कि उन मुद्दों का जवाब सरकार की तरफ से नहीं आ रहा। और फिर जो भारतीय जनता पार्टी की एक जानी पहचानी कार्यशैली रही है कि वो जवाहरलाल नेहरू से शुरू करते हैं और उसके बाद वो 2047 तक चले जाएंगे, वर्तमान की बात करते नहीं। यह सवाल ही नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया। पूर्ववर्ती सरकारों का इस देश की जनता ने समय समय पर मूल्यांकन किया, उसके अनुसार उसके बारे में निर्णय लिए। आज सरकार मोदी सरकार की है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और उस सरकार पर तरह तरह के सवाल पैदा किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का वादा करने वाली सरकार विपक्ष के नेता के प्रश्नों का जवाब लोकसभा में नहीं देती, लोकसभा में आने के लिए तैयार नहीं होती। प्रधानमंत्री जी इतिहास रच देते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण पर जवाब दिए बगैर अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो जाता है। इस देश में कभी नहीं हुआ, मेरी स्मृतियों में नहीं है।
प्रधानमंत्री जी जब सुचिता की नैतिकता की बात करने वाली पार्टी सरकार, जब ये एप्स्टीन फाइल्स का मसला आता है और उनके मंत्री का नाम कई बार आता है, उस मंत्री पर गुमराह करने या तथ्यहीन बातें रखने का आरोप लगते हैं, तभी सरकार मौन हो जाती है। आप जो विषय सबके सामने है, अगर उन विषयों पर मौन रहेंगे और पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला करेंगे, विपक्षी दलों पर हमला करेंगे, तो लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। उससे इस सरकार की अकाउंटेबिलिटी कम नहीं हो जाती। तो यह सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर घिरी हुई है, अर्थव्यवस्था को लेकर के तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। जो बजट सरकार का आया उसको लेकर विपक्ष ने तरह तरह के आरोप लगाए और ये कहा गया कि केवल आंकड़ेबाजी की जा रही है। जो मूल समस्या है देश में, बेरोजगारी का सवाल हो, शोध का प्रश्न हो, रिसर्च के सवाल हो, सब पे मौन है। औद्योगिक विकास का मुद्दा, उसे मौन है। किसानों के जो सवाल है उसे ही मौन है। अलग उस पे सवाल लोगों की शिकायतें हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि इस सरकार ने देश के ऊपर ऋण का बोझ बढ़ा दिया। इतना ज्यादा आपने ऋण ले लिया है कि बजट का 25% से अधिक का हिस्सा आपको लोन की अदायगी में देना पड़ रहा है, उसके इंटरेस्ट में देना पड़ रहा है। ये कौन सी अर्थव्यवस्था आप चला रहा है? तो ये जितने प्रश्न, ये विदेश नीति का ही मुद्दा उनके सामने है। जब ऑपरेशन सिंदूर का इश्यू आया, सबने इस सवाल को उठा दिया कि कोई भी देश आपके साथ नहीं खड़ा, किसी भी कोई भी सरकार आपके सामने साथ खड़े होकर के आपके पक्ष में खड़े होकर के बात करने के लिए तैयार नहीं हुई। इस सामान्य सवाल नहीं है। तो आप जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उनका जवाब देने के बगैर आप पूर्ववर्ती सरकार पे जाएंगे तो ये कुछ स्वीकार थोड़ा करता है कि पूर्ववर्ती सरकार ने किया था, तो आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हो आरोप लगने ही नहीं चाहिए। कोई मतलब तो है नहीं। आप जो विपक्ष के कांग्रेस के प्रदर्शन के ऊपर गिरफ्तारियां हुई, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि प्रदर्शन को लेकर के आप जिसे इस तरह से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है कि फला यूथ कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टरमाइंड है। किस बात का मास्टरमाइंड? कौन सा, कितनी बड़ी घटना होगी भाई? प्रदर्शन तो किया लोगों ने, उस कांग्रेस पार्टी का अधिकार है। अब बहस कर रहे हैं आपके साथ, वो एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन था। अंतरराष्ट्रीय आयोजन का तो बाजा आपने खुद बजा दिया। पूरी दुनिया में आपकी क्या दुर्गति हो गई जब एक विश्वविद्यालय ने एक अपना रोबोट प्रस्तुत किया, इस दावे के साथ प्रस्तुत किया कि वो उसका शोध है, वो उसका रिसर्च है, वो उसकी अपनी खोज है जिसके आधार पर उसने तैयार किया, और पता चला कि आपने किसी देश से खरीद करके लिया और आपने दिखा दिया। उसमें भी आप मौन है, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। उस विश्वविद्यालय के खिलाफ, उस विश्वविद्यालय को सरकार का संरक्षण देने का आरोप लग रहा है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। प्रदर्शनों से कभी इस तरह की चीजों पे असर पड़ता है क्या? दुनिया के तमाम हिस्सों में लगातार विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के समय स्थानीय लोग प्रदर्शन करते हैं, वहां की सरकारें इसकी इजाजत देती है, और आप एक प्रदर्शन को लेकर के एक माहौल बना रहे हैं ऐसा कि नहीं, बड़ा भारी ऐसा अपराध कर दिया कांग्रेस ने जो कभी किसी ने किया ही नहीं। नग्न प्रदर्शन जिसको कहते हैं, तो मान ली कपड़ा पहने हुए थे, बीजेपी के लोगों ने हरियाणा में प्रदर्शन किया। ये बहुत कोई ईसा पूर्व की बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, और उसमें कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं शामिल था, इसमें तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं शामिल था। हरियाणा के उस प्रदर्शन में एक भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक शामिल थे, जो पूरा उनका आधा वस्त्र, शरीर एकदम पूरी तरह से वस्त्र विहीन था। तब आपको नहीं समझ में आया, तब प्रतिष्ठा नहीं खराब हो रही थी। और कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, तो क्या उस समय वो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन नहीं था? वो कोई गांव का, ब्लॉक और तहसील का आयोजन था। वो सभी आप सड़क पर उतर करके आपने प्रदर्शन किए। किसी देश ने पूरे उसको स्वीकार किया, ठीक है, प्रदर्शन क्या लोग उसको मान रहे हैं। लेकिन एक राजनीतिक विरोध की शैली को आप कहीं के साथ विरोध तो पूरी दुनिया में भारत को अपमानित कर दिया। प्रदर्शनों से अपमान होता है। आप जो कर रहे हैं सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है कि जो अमेरिका के साथ आपके समझौते हो रहे हैं व्यापारिक, जिसपे आप बातचीत कर रहे हैं, उसमें देश का के जो हित हैं उसको अनदेखी किया जा रहा है। उसको अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ ये वार्ता चल रही है। तो ये बड़े बड़े सवाल हैं। आप क्यों नहीं बोलते कि जो हम बात कर, आप
सफलता के नाम पर सम्मानित मोदी जी को एनडीए के लोगों ने फूलमाला पहना दिया और अभी तक सरकार उस सहमति के लिए उसपे जो संयुक्त वक्तव्य आया उस पे रेसा बात करने के लिए तैयार नहीं है कि कौन सी चीज मिलेगी कौन सी चीज नहीं मिलेगी। कृषि मंत्री एक ऐसा बयान करते हैं कि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होगा, अचानक नहीं होगा, कुछ भी बड़ा अचानक नहीं होगा। ये कौन सा बयान है? ये कॉमर्स मिनिस्टर से कोई बात पूछी जाती है, वो कहते हैं विदेश मंत्री से पूछिए, विदेश मंत्री से पूछी जाती है, कहते हैं कॉमर्स मंत्री से पूछिए। ये बड़े सवाल हैं और ये दुनिया के पैमाने पर आपकी फजीयत हो रही है, तो आप इन चीजों से बच नहीं सकते। कांग्रेस ने जो सवाल उठाया एफस्टाइन की फाइल का मुद्दा है, क्यों नहीं बोलेंगे भैया? दुनिया के तमाम देशों में, मतलब ब्रिटेन में राजा का भाई पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया 24 घंटे के लिए ही सही, गिरफ्तार तो हुआ, एक अन्य व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया और आप अपने आप कुछ उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जो उस समय ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका में अपना राजदूत तैनात किया था, उनको गिरफ्तार किया वहां की सरकार ने। और प्रश्न इस बात का है, और आप अपने देश में जो जिन लोगों के नाम आए उनके बारे में आप बोलने के लिए नहीं तैयार हैं। आप विधि सम्मत सरकार चलाने की बात करते हैं और एक उद्योगपति के खिलाफ दुनिया के एक बड़े देश में मुकदमे चल रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके अमेरिका में चल रहे हैं, उसका बाकायदा आपके पास जानकारी है कि क्यों उसके संबंध भेजे गए, आप उसका संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। उस अमेरिका की भी जो न्यायिक प्रक्रिया उसमें सहयोग देने के लिए आप तैयार नहीं है। तो इस सामान्य बातें नहीं होती, ये ऐसा दौर नहीं है जिन पर आप चुप्पी साध ले तो सब लोग मान जाएंगे, लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये बड़े बड़े सवाल हैं और जिससे सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है जी, और इन सवालों पर जवाब आपको देना पड़ेगा। ये आप कांग्रेस पे हमला कर दें, कांग्रेस की क्या आलोचना करने लगे, कांग्रेस किस तरह का वक्तव्य है ये कि जो कुछ कर रही है कांग्रेस कर रही है, जो देश की अवमानना कांग्रेस कर रही है, इसमें बाकी दल शामिल नहीं। किस मौके पे बोल रहे हैं आप? सवाल इस बात का है कि आप जो विषय है, जो मुद्दे हैं उनको टाल नहीं सकते। उन मुद्दों का उनकी जवाबदेही सरकार की बनती है और सरकार को उन मुद्दों का जवाब देना पड़ेगा। और सरकार निश्चित रूप से मानता हूं कि वो सामान्य रूप से नहीं चले, उसके सामने बेचैनी है और जो बेचैनी विपक्ष ने खड़ा किया है वो दिन प्रतिदिन गहरा होता जाएगा। अगर आप चीन के मसले पर नहीं बोलेंगे, जितने समय तक इसकी चर्चा होगी उतना ही आपका राजनीतिक नुकसान होगा। अगर आप चीन के फाइल पर नहीं बोलेंगे, अगर आप उसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो जो आप जिस तरह का आप नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं वो सब के सब नैरेटिव इस समय दांव पे हैं और दिन प्रतिदिन उसमें गिरावट आ रही है, दिन प्रतिदिन लोगों का विश्वास उसमें घट रहा है। और अगर आपके अपने राजनीतिक नैरेटिव जिसके बिना पर आपने तैयार किया रखा है, अगर वो कमजोर होते चले गए, फिर आपका राजनीतिक रूप से टिका रह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका जन समर्थन बनाए रखना बहुत दिक्कत की बात होगी। तो मेरा अपना मानना है कि सरकार के सामने चुनौती है। जी सरकार के सामने चुनौती। प्रशांत जी, माफी चाहूंगा, आप उस समय कुछ जोड़ना चाहते थे जब अमलेदु जी अपनी बात रख रहे थे, तो आप अपनी बात रखिए, फिर प्रेम कुमार जी के पास आता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि अब क्या कल अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे अमलेदु जी? क्योंकि कल हम लोगों ने चर्चा की, नितिन नवीन गायब हैं, तो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई, तो कल अमित शाह की हो जाएगी। अब सही है। अमलेंदु जी की आवाज बढ़ाइए जरा। जी अमलेंदु जी। राजनाथ सिंह जी भी गायब हैं, उनकी भी होनी चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि रक्षा से जुड़े हुए मामले भी हैं, तो राजनाथ सिंह जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। वो भी खामोश हैं एकदम। संसद में तो बहुत बचाव कर रहे थे नरवणे की किताब को लेकर, एपस्टीन के मामले पर राजनाथ सिंह जी भी खामोश है। कोई बयान मैंने नहीं देखा, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। प्रशांत जी, आपने देखी हो तो जरूर बताइएगा, वरना कल करवाते हैं दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ हम लोग कर रहे हैं और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा, इसके क्या मायने हैं जरा आपसे समझूं। और इजराइल जाने इस वक्त, जबकि रोज खबर आ रही है कि आज न कल किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। उसके बाद ये खबर भी आ रही है कि अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो यहाँ अमेरिका सीधे तो हमला कर ही सकता है, लेकिन इसमें नेतन्याहू साहब का भी बड़ा योगदान होगा।
और वैसे में प्रधानमंत्री का वहां जाना, हेक्सागोनल अलायंस में शामिल होने की बात आना, और ये हेक्सागोनल अलायंस जो है वो शिया और सुन्नी के खिलाफ है, जहां हमारी सियासत, हमारे देश की विदेश नीति जो है वो किसी ऐसे उसकी नहीं रही है जिस दिशा में हम बढ़ चुके हैं। अगर इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, विदेश नीति की थोड़ी सी बात यहाँ चर्चा करनी चाहिए। अभी थोड़ी बहुत बातें बताई थी, अभी बता रहे थे प्रशांत जी और सुनील शुक्ला जी भी, लेकिन क्या इससे यहाँ सियासी तौर पर फ़ायदा होगा नरेंद्र मोदी को, या वो बात सिर्फ वही है जहाँ किसी भी ढंग से आनन फानन में, अभी जब नरेंद्र मोदी वहाँ गए हैं, एक चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती जिसके बारे में कह रहे हैं प्रशांत जी कि किसी भी ढंग से यूएस प्रेसिडेंट को मना लिया जाए। पहली बात तो शांत करवाया जाए उनको कि बार बार आप ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र मत लाइए। दूसरी बात, ये जो ट्रेड डील है उसमें थोड़ा और, क्योंकि यहाँ अब चुनावों की घड़ी है, ठीक होली के बाद, होली में अब कितने दिन बचे हुए हैं, होली के ठीक बाद चुनाव की घोषणा होगी, 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा, और उसके अगले साल फिर यही महीना रहेगा, यही जनवरी फरवरी मार्च का महीना, जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, इन सब में इलेक्शन की बारी रहेगी। तो इसलिए अब इलेक्शन ही इलेक्शन है। कितना रिलैक्स मोड में जाएंगे नरेंद्र मोदी, जीतना है। और अगर इलेक्शन कमीशन पर लगाम कहीं से भी विपक्ष ने कस दिया, मैं ना ही सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा ना किसी और की, विपक्ष ने अगर कस दिया तो फिर परिस्थितियां पलटते देर नहीं लगेगी। इसलिए यहां पर जरा बताइए इस विदेश नीति और विदेश दौरे की बात। जी, अपनी बात रखने से पहले 2 विषय जल्दी में, एक तो अभी हल्की फुल्की चर्चा हो रही थी, उस पर अपना कमेंट करना चाहता हूं कि भारत को अब एक एप्स्टीन मंत्रालय भी बनाना पड़ेगा कि उस पर कौन बोलेगा, विदेश मंत्री बोलेंगे कि वो लोग बोलेंगे, हरदीप पुरी जैसे लोग जिस फंसे हुए हैं, तो इसका जवाब देने के लिए क्या किया जाए। तो एप्स्टीन मंत्रालय बनाना पड़ेगा क्या, जो जवाब दें। दूसरी बात यह है कि अमलेंदु जी कह रहे थे कि नितिन नवीन शायद बहुत ज्ञानी आदमी हैं, लेकिन उनके ज्ञान की जो झलक है और छलक है वो हमने पश्चिम बंगाल में उनके शुरुआती भाषण में ही देख लिए हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो नोबेल प्राइज मिला, वो उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला। तो ये ज्ञान भी हम लोग देख चुके हैं कि साहित्य के क्षेत्र में जिस व्यक्ति को दुनिया में माना जाता है गीतांजलि के लिए, वो नोबेल, नवीन जी का भी ज्ञान दिख रहा है, छलक रहा है। अब मैं आपके इस गंभीर प्रश्न पर और इस चर्चा को और थोड़ा गंभीर बनाने के लिए अपना थोड़ा बहुत योगदान करना चाहता हूं कि ये उम्मीद जो की जा रही है राजीव जी कि नरेंद्र मोदी जाएंगे इजराइल में और कुछ अपने लिए रियायत के लिए नेतन्याहू को मनाएंगे, मुझे थोड़ा इससे उल्टा लगता है। दरअसल इजराइल एक वेन्यू बना है जहां अमेरिका और भारत के बीच में डील होगी, इसके लिए वेन्यू बना है। जिस जगह जो ईरान पर हमले की तैयारी है, उसके लिए भारत क्या अमेरिकी जहाज को यहां रुकने के लिए जगह देगा कि नहीं देगा, उस पर बात होगी। जो इंग्लैंड इनकार कर चुका है कि अपनी जमीन का इस्तेमाल करने वो नहीं देगा, तो भारत देगा कि नहीं देगा ये है। भाई भारत झुकाएगा अमेरिका को और नेतन्याहू के जरिए, अगर ऐसा होता तब तो एप्स्टीन की दुनिया ही नहीं होती। एप्स्टीन की दुनिया भारत को झुकाने के लिए, माने मोदी सरकार वाली भारत, ऐसे भारत में नहीं कह रहा, मोदी सरकार को झुकाने के लिए एप्स्टीन की दुनिया को इजराइल ने खड़ा किया है कि मोदी जी की बात मानने के लिए एप्स्टीन की दुनिया खड़ी की गई है। इसको अगर साफ तौर पर समझा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि डोनाल्ड ट्रंप इनको बोलना छोड़ देंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो जो बात कह रहे हैं, भाई अमेरिका में आज भी मैं पढ़ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भाषण में झूठ कहे हैं उसका पूरा टाइमलाइन बना दिया वहां के पत्रकारों ने कि कितने झूठ बोले। भाई हिंदुस्तान में वैसे ही उससे बढ़ चढ़ करके हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन यहां टाइमलाइन की परंपरा नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को तो धो दिया। भाई चाहे डोनाल्ड ट्रंप
जितना झूठ बोल के भाषण दें कि उन्होंने बिजली के दाम कम कर दिए, कि वहां महंगाई कम हो गई, कि वो बहुत अमेरिका मजबूत हो गया, लेकिन सबका फैक्ट चेक आ गया, हर बात वो झूठी कह रहे। यानी डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी झूठ बोलने में ये लोग अनपैरेलल हैं, सब एक जैसे, एक ही कोटरी के। और यही है एप्स्टीन की दुनिया। एप्स्टीन की दुनिया में जो कोई भी पाया गया है, पाया जाएगा, उन सब का एक समान कैरेक्टर होगा, झूठ बोलना और जमकर झूठ बोलना, और वो हम लोग देख रहे हैं। तो विदेश नीति निश्चित रूप से दुनिया में जो करवट ले रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई एक देश चाहे तो दुनिया की विदेश नीति को बदल दे। वैसे होता तो अमेरिका कब तक बदल चुका होता। आज भी यूक्रेन रसिया का वार होता है, भाई जेलेंस्की को इतना अपमानित किया जाता है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, लेकिन क्या जेलेंस्की झुक गया डोनाल्ड ट्रंप के सामने? नहीं झुका। ये 8 युद्ध खत्म करने की बात डोनाल्ड ट्रंप बेवजह बोलते हैं, जिसमें युद्ध खत्म करने में उनकी कोई भूमिका दिखी नहीं, तो या बहुत मामूली दिखी। तो ये जो सारी चीजें हैं, क्या चाइना, रसिया, इनके वर्चस्व, नॉर्थ कोरिया जिस तरीके से चुनौती दे रहा है अमेरिका को, कुछ कर पाए क्या है नॉर्थ कोरिया का? नहीं कर पाए। हमारा भी कुछ नहीं कर पाते थे। अगर वो डोनाल्ड, क्या नाम है उत्तर कोरिया का, किम जोंग उन, अगर वही एप्स्टीन की दुनिया में शामिल हो जाता तब तो नॉर्थ कोरिया भी झुक जाता। लेकिन वो देश जो एप्स्टीन की दुनिया में शामिल नहीं हुआ, वो नहीं झुका। ये आज एक एप्स्टीन एरा आएगा वर्ल्ड की फॉरेन पॉलिसी की, जब भी बात होगी तो एप्स्टीन एरा आएगा। उस एरा में कौन कहां कॉम्प्रोमाइज हुआ, किसने अपने देश की विदेश नीति को यू टर्न में ला दिया, पलट दिया, वो सब देखा जाएगा। और हमारे देश में जो परंपरागत नीति रही है, हम जो दुनिया में 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मानते रहे, इजराइल फिलिस्तीन के मामले में, या फिर ग्लोबली जो इस्लामिक कंट्रीज है उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहे, और हमने कभी भी धार्मिक आधार पर दुनिया को नहीं देखा। यहूदी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये सब करने से परहेज रखा। स्वामी विवेकानंद हमेशा याद आते हैं, जो कहा करते हैं, जो हमेशा से सत्य रहा, कि हिंदुस्तान की धरती ने दुनिया के सभी धर्म के लोगों को पनाह दी, और हम उसी परंपरा को आगे बढ़ाते रहे, किसी से नफरत नहीं किया हमने। लेकिन अब जो दुनिया खड़ी हो रही है, वो दरअसल भारत का स्वभाव नहीं है। वो एप्स्टीन से प्रभावित होने वाले लोग जो भारत में सरकार में आ गए हैं, उनका प्रभाव है कि उस दुनिया में जाके अमेरिका के साइड में सरेंडर होकर के बैठे। हमने अमेरिका से लड़ करके परमाणु परीक्षण किए, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, यही हमारी विरासत है। हमने आर्थिक प्रतिबंधों को झेला, भाई आर्थिक प्रतिबंध को कांग्रेस की भी सरकार ने झेला और बीजेपी की सरकार में शुरू हुआ, तो वो भी हमने देखा। हमने आर्थिक मुद्दों पर गैट को भी माना, आर्थिक समझौते भी किए, लेकिन कभी भी इस तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि आप हम पर टैरिफ मत लगाओ, हम आप में, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, आप हम पर खूब टैरिफ लगाओ और हम आप पर कोई टैरिफ न लगाए। ऐसा मनमोहन सिंह ने किया क्या, कि राजीव गांधी ने किया क्या, कि इंदिरा नेहरू ने किया, कि अटल बिहारी वाजपेयी ने, किसने किया? देवगौड़ा और गुजराल तक ने नहीं किया। भाई गुजराल की विदेश नीति तो एक डॉक्ट्रिन मानी जाती है, भाई एक से एक उन्होंने विदेश नीति के मामले में पूरब को लेकर के नीतियां बनाई, उसको लेकर के दूसरी सरकारों ने आगे बढ़ाया। गुजराल तक की सरकार जो छोटे समय की सरकार रही, उन लोगों ने भी ऐसा सरेंडर करने का काम नहीं किया। तो आज के समय में अमेरिका, एप्स्टीन की दुनिया का पूरा प्रभाव भारत पर दिख रहा है। आगे नहीं दिखे हम कामना कर सकते हैं, लेकिन दिखेगा या नहीं दिखेगा हम उसको रोक नहीं सकते हैं राजीव जी। वो तो भुगतने के लिए तैयार रहना, हमारी आंखें खुली रहनी चाहिए कि हम देखें कि एप्स्टीन आज भी जिंदा है क्या, आज भी हमारी सरकार कॉम्प्रोमाइज कर रही है क्या,
ये देखने के लिए हमारी आंखें खुली रहनी चाहिए, ताकि हम करेक्शन करने के लिए अपने देश में खड़ा हो। आज ये चिंता करने का विषय है जहां तक विदेश के मामलों में हमारी सरकार का टेक जो है या होने वाला है उसको देखते, और ट्रेड डील पर भी चीजें तय होने वाली हैं। ये भी वेन्यू इजराइल ही है, इजराइल में ही सारा कुछ तय होगा। ट्रेड डील में क्या होने वाला है वो भी वहीं तय होगा, ये मैं कह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। प्रशांत जी, कैसे, आप क्या कहेंगे इस पे? सहमत हूँ प्रेम कुमार जी से, यही बात है। इजराइल के जरिए वो अमेरिका को साधने की कोशिश कर रहे हैं और बेहद दबाव में है नरेंद्र मोदी इस वक्त। देखिए, परीक्षा की घड़ी नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी जी क्या है वो अभी हाल में उन्होंने मेरठ में बता दिया। परीक्षा की घड़ी जो थोड़ा बहुत रीढ़ वाले ब्यूरोक्रेट है उनके लिए है, जो इनका बुद्धिजीवी समर्थक वर्ग है उनके लिए है, जो समर्थक वर्ग भी है उनके लिए भी है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा इस वक्त आप आइडेंटिफाई हो जाएंगे नरेंद्र मोदी से, क्यों राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी या बड़े नेता क्यों नहीं बोल रहे? कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता इस वक्त जिसके पास कुछ भी मजबूरी अगर थोड़ी सी भी है, थोड़ी भी गुंजाइश है, तो वो अब नरेंद्र मोदी से अपने आप को बहुत आइडेंटिफाई करना पसंद नहीं करेगा। आप देखिए कि जेपी नड्डा भी भूतपूर्व होने के बाद किनारे उन्होंने रास्ता अपना कर लिया। अमित शाह भी कम बोलते हैं। अब आज हम लोग बात कर रहे हो सकता है कल बोल दे वो, लेकिन कम बोलते हैं। लखनऊ और दिल्ली के बीच में जो दूरियां हैं वो गए हुए हैं अभी आप तो जापान और सिंगापुर योगी आदित्यनाथ, वो इररिपेयरेबल है। वो जो संबंध हो चुके हैं, जहां तक पहुंच गए हैं, उसमें अब कोई इररिपेयरेबल है, उसकी कोई रिपेयर नहीं हो सकता। वो संबंध बहुत खराब हो चुके हैं। तो ये सारी बातें हैं। जिस वक्त मोदी जी के साथ खड़ा होने में कौन लोग दिखाई देंगे आपको? कोई हरदीप पुरी दिखाई देंगे, कोई निशिकांत दुबे दिखाई देंगे, कोई शहजाद पूनावाला दिखाई देंगे। ऐसे ही लोग दिखाई देंगे जिनका कोई अपना आधार नहीं है, जिनकी अपनी कोई राजनीति का कोई बेस नहीं है। दूसरी बात कि जो आज और कल के बीच में जो हुआ है, और जो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की जगहसाई हो रही है, टी शर्ट पे रेड, टी शर्ट पे एफआईआर नहीं देंगे, कमिश्नर तय करेंगे कि इतना गोपनीय मामला है। वो क्या था उस टी शर्ट में भाई? और वो मोदी के स्पीच राइटर से गलती हुई, उन्होंने कांग्रेस को एक बड़ा एक मुद्दा दे दिया और कांग्रेस उस पर बहुत आगे नहीं बढ़ी, लेकिन उसमें गुंजाइश बहुत है आगे बढ़ने की। इसलिए आप देखिएगा कि अगले 24 घंटे में टी शर्ट वाले मुद्दे से गोदी मीडिया भी हट जाएगा और ये लोग भी बोलना बंद कर देंगे। टी शर्ट के मुद्दे को ये लोग अब अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से कि वो कोर्ट में जाए, रफे दफे हो जाए, वो मुद्दा बंद मर जाए, अब उस पर हंगामा नहीं करेंगे। वो गलती मोदी जी से हो गई मेरठ में, उनके किसी स्पीच राइटर से बुलवा दिया उनसे। कांग्रेस उसमें अभी भी चाहे तो उसको बड़ा बना सकती है, कांग्रेस के हाथ में है। मोदी जी ने दे दिया है कांग्रेस को कि आप टी शर्ट पे राजनीति करो। तो मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में बीजेपी से हट जाएगी टी शर्ट वाले मामले से। जी राजीव जी बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पर बीजेपी ये टी